कोई बात नहीं। हाँ जी, स्टार्ट करते हैं आज अकाउंट्स का फर्स्ट चैप्टर। फर्स्ट लेक्चर में आप ये चीज़ ऑब्जर्व करोगे और आपको ये चीज़ अच्छी भी लगेगी कि हमने जो लास्ट वीक डेमो क्लासेस में जितने भी टॉपिक्स किए उसकी एक एक झलक आपको एक एक चैप्टर में देखने को मिलेगी कि जो भी हमारी डेमो क्लासेस का पूरा वीक रहा लास्ट वीक, वो हमने सारे चैप्टर्स का ना थोड़ा थोड़ा गो थ्रू किया, राइट। तो स्टार्ट करते हैं। जिनके पास बुक्स नहीं है तो भी कोई बात नहीं, स्टूडेंट वही स्टूडेंट्स अपने पास रजिस्टर और पेन रखें और जो मैं व्हाइट बोर्ड पे बताता जा रहा हूँ या जो भी इंपॉर्टेंट टर्म्स है उसको साथ साथ लिखते रहें, ठीक है। तो इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग, चैप्टर नंबर 1, मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ अकाउंटिंग। Accounting is a systematic process of recording, classifying, summarizing, analyzing and interpreting the financial transaction. Yes, गुनतास आपके पास बुक है ना? टीएस गरेवाल? नो सर, मेरे पास डीके गोयल है। ओके, यस वेदिका आपके पास? ओके, वेदिका स्टार्ट रीडिंग फ्रॉम द स्टार्टिंग ऑफ द चैप्टर, मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ अकाउंटिंग। थोड़ा सा लाउड रीड करना ताकि सारे स्टूडेंट्स को सुनाई दे, पहली चीज। सेकेंड चीज, एक एक वर्ड को डाइजेस्ट करना। वी आर नॉट रीडिंग द चैप्टर। प्लीज स्टूडेंट्स इस बात को बहुत अच्छे से ध्यान दें कि वी आर नॉट रीडिंग द चैप्टर, वी आर डाइजेस्टिंग द चैप्टर। चैप्टर को डाइजेस्ट करना है, राइट। यस वेदिका स्टार्ट। मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ अकाउंटिंग। Yes, Vedika, are you here? Okay, let me start. Accounting is a systematic process of recording, classifying, summarizing, analyzing and interpreting the financial transaction and communicating the result to the users thereof. It means chapter हमें कह रहा है कि जो accounting है वो basically क्या है? Recording, classifying, summarizing, analyzing and communication of transaction and event and then communicating the result thereof, right. The users of accounting information, जो users हैं accounting information के वो कौन कौन है? एक तो external users and internal users। आप जो भी चैप्टर को रीड करोगे, जो भी चैप्टर को समझोगे, अगर आप अपने आप को बिजनेस एज्यूम करके समझोगे तो ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। The users of accounting information include owners, creditors, banks and financial institutions, employees, government, etc. जो भी हमने ये अकाउंटिंग की, जो भी हमने अकाउंट्स की बुक्स मेंटेन करी अपने बिजनेस की, ठीक है, हमने पूरा साल बैठ के अकाउंटिंग रिकॉर्ड लिखते गए, क्या हमने बिजनेस में क्या खर्चे किए, क्या इनकम आई, उसके बाद लास्ट में हमने 31 मार्च को जाके बिजनेस का प्रॉफिट और लॉस निकाला। ये हमने किस लिए किया? ये हमने कम्युनिकेट करने के लिए किया। किसको कम्युनिकेट करने के लिए? यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन। और यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन कौन है? एक्सटर्नल यूजर, इंटरनल यूजर। एक्सटर्नल यूजर वो यूजर है जो बिजनेस से बाहर बैठा हुआ है, जैसे कि गवर्नमेंट का बिजनेस के प्रॉफिट में इंटरेस्ट है क्योंकि टैक्स लेना है, ठीक है, उसको बिजनेस के सारे अकाउंटिंग रिकॉर्ड चाहिए। उसके बाद बैंक्स हैं, बैंक ने लोन देना है, उसको सारे अकाउंटिंग रिकॉर्ड चाहिए। अगर मैं इंटरनल यूजर्स की बात करूं तो इंटरनल यूजर्स में कौन आ जाते हैं? सबसे पहले तो ओनर्स को देखना है कि जो उन्होंने पैसा इन्वेस्ट किया है बिजनेस में, बिजनेस प्रॉफिट में जा रहा है या बिजनेस लॉस में जा रहा है। फिर एम्प्लॉयज हैं, एम्प्लॉयज को क्या देखना है बिजनेस में? एम्प्लॉयज को ये देखना है कि बिजनेस का आने वाला स्कोप क्या है, हमारी प्रमोशंस बिजनेस में, हमारी डेजिग्नेशन बिजनेस में आने वाले टाइम में हमें ग्रो मिलेगा, हमें हमारा जो ग्राफ है वो अपवर्ड जाएगा, ये चीज। उसके बाद कहते हैं इट गिव्स इंफॉर्मेशन ऑन द रिसोर्स अवेलेबल, हाउ द अवेलेबल रिसोर्सेज हैव बीन एम्प्लॉयड एंड रिजल्ट अचीव्ड बाय देयर यूज। Accounting, it shows the profit earned or loss incurred during the accounting period, value of nature of assets, liabilities and owner's equity, that is capital. आपको याद होगा हमने अकाउंटिंग पीरियड वर्ड किया था, है ना। अकाउंटिंग पीरियड वर्ड क्या होता है? जिस दिन बिजनेस स्टार्ट किया तब से लेकर जो कमिंग 31 मार्च है, ठीक है, जो फाइनेंशियल ईयर का एंड है, तो उसको हम क्या कहते हैं? अकाउंटिंग पीरियड कहते हैं। नेक्स्ट है सिंस अकाउंटिंग इज अ मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन इट इज कॉल्ड द लैंग्वेज ऑफ बिजनेस। यस, इसको हाईलाइट करो।
अकाउंटिंग एक लैंग्वेज है बिजनेस की। बेटा फर्स्ट डेमो क्लास याद आ गई मुझे, मैंने आपको बताया था कि हमने बिजनेस की पहले ना लैंग्वेज याद करनी है। अकाउंट्स एक लैंग्वेज है, हमें वो समझनी है तो हमें अकाउंट्स अपने आप आ जाएगा अच्छे से। तो अकाउंटिंग इज अ लैंग्वेज ऑफ बिजनेस। आगे रीड करते हैं, डेफिनेशंस है अकाउंटिंग की। अकाउंटिंग इज द आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग एंड समराइजिंग इन अ सिग्निफिकेंट मैनर and in terms of money transaction and events which are in part or at least of a financial character and interpreting the results thereof। बेटा आपको 3 डेफिनेशंस गिवन है टीएस गरेवाल में। गुंतास आप डीके गूगल भी ओपन करके रख सकते हो बुक, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ अंदर का कंटेंट की लैंग्वेज अलग है, अदरवाइज हेडिंग सेम है, राइट? अगर आप हेडिंग रीड करोगे तो 3 डेफिनेशंस गिवन है अकाउंटिंग की। उसके बाद कहते हैं अकाउंटिंग इज अ साइंस ऑफ रिकॉर्डिंग एंड क्लासिफाइंग बिजनेस ट्रांजैक्शन एंड इवेंट्स प्राइमरीली ऑफ ए फाइनेंशियल कैरेक्टर एंड आर्ट ऑफ मेकिंग सिग्निफिकेंट समराइजेस analysis and interpretations of those transactions and events and communicating the results to person who must take decision or form judgment। आपको इस चैप्टर में जो भी कुछ गिवन है वो ये 3 चीजों के बारे में ही गिवन है। क्या? एक अकाउंटिंग, एक उसका प्रोसेस और एक ट्रांजैक्शन। हमने डेमो क्लास में ऑलरेडी कर लिया कि क्या अकाउंटिंग जो है वो एक प्रोसेस है, एक प्रैक्टिस है जिसमें आइडेंटिफिकेशन किसकी करेंगे हम? आप बता सकते हो, यस प्लीज ऑन योर माइक्स। अकाउंटिंग प्रोसेस में सबसे पहले आइडेंटिफाई क्या करना है हमें? ट्रांजैक्शन को आइडेंटिफाई करना है। कौन सी ट्रांजैक्शन को? फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन को। फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन कौन सी ट्रांजैक्शन होती है? वो ट्रांजैक्शन जिसको मनी में, मॉनेटरी वैल्यू में हम देखा जा सकता है, ठीक है, जिसकी कोई मनी वैल्यू है। उसके बाद सेकंड इज रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शन। हमने डिस्कस किया था कि जो सेकंड स्टेप है अकाउंटिंग प्रोसेस में, वो हमने उस ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करना है। रिकॉर्ड का मतलब लिखना। किस में लिखना? अकाउंटिंग बुक्स में। हमने कुछ बुक्स भी डिस्कस करी थी, कौन कौन सी? कैश बुक, जर्नल बुक, परचेज बुक, सेल्स बुक, राइट? उसके बाद नेक्स्ट जो था क्लासिफाइंग। क्लासिफाइंग का मैंने आपको एक वर्ड लिखवाया था कि क्लासिफाइंग के आगे आप लिख सकते हो लेजर्स। इसका मतलब क्या है? बिजनेस को अपने सारे एक्सपेंसेस का हिसाब अलग अलग चाहिए। कहने का मतलब कि बिजनेस को पूरे साल के बाद ये चेक करना है कि टोटल परचेजेस कितनी है, टोटल सेल्स कितनी है, बिजनेस में टोटल 1 साल का इलेक्ट्रिसिटी बिल का खर्चा कितना आया, टोटल कैरेज का खर्चा कितना आया 1 साल के बाद, ठीक है, टोटल वाटर बिल कितना आया। मतलब इंडिविजुअल खर्चे, इंडिविजुअल इनकम्स, इंडिविजुअल एसेट्स और इंडिविजुअल लायबिलिटीज। जब बिजनेस इन सब का हिसाब अलग अलग बनाएगा तो बिजनेस को क्या बेनिफिट होगा? बिजनेस को बेनिफिट होगा कि बिजनेस उनको कंट्रोल कर पाएगा। पिछले पता नहीं कितने सालों से इलेक्ट्रिसिटी का बिल घर में पता नहीं कितना आ रहा था, कभी नहीं सोचा। लास्ट 6 मंथ से लिखना शुरू किया कि एवरी मंथ बिल कितना आता है, तो देखा कभी बिल 10,000, 12,000, 8,000, 10,000, 12,000। तो 6 मंथ्स के बाद रियलाइज हुआ यार ये वाला बिल ना, ये वाला जो एक्सपेंस है इसको कंट्रोल किया जा सकता है, कि इसको हम कंट्रोल कर सकते हैं इस खर्चे को। तो देखो जो खर्चा हमने लिखा उसी के बारे में हम सोच पाए, उसी को हम कंट्रोल करने का प्लान आउट कर रहे हैं। तो बिजनेस तभी अपने सारे एक्सपेंसेस, सारी इनकम्स, सारी एसेट और लायबिलिटीज को अलग अलग क्लासिफाई करके उनके बारे में लेजर्स के अंदर लिखता है ताकि बिजनेस उनका अलग हिसाब बना सके। नेक्स्ट वन इज समराइज। बिजनेस सारी अकाउंटिंग बुक्स को एट द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर 31 मार्च को उनकी समरी बना देता है। किसमें? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में। मतलब पूरे साल मैंने पता नहीं कितने रजिस्टर्स बनाए कैश बुक के या जितने भी सेल्स बुक के, परचेज बुक के, बट एट द एंड ऑफ ईयर जो फाइनेंशियल जो प्रॉफिट और लॉस मैंने कैलकुलेट करना था वो मैंने सिंपल 3 या 4 पेजेस में कैलकुलेट कर लिया उसको शो करने के लिए। क्योंकि बिजनेस को अगर अपनी फाइनेंशियल पोजीशन, क्या प्रॉफिट हुआ, क्या लॉस हुआ, अगर किसी को प्रेजेंट करना है, किसी को दिखाना है, तो बिजनेस अपनी सारी अकाउंटिंग बुक्स थोड़ी दे देगा रखने के लिए। बिजनेस को एक सिंपल एक पेज के ऊपर ही उसको प्रेजेंट करना होगा ना, तभी एग्जैक्टली पिक्चर शो होगी, ठीक है। उसके बाद आगे चलते हैं
एट्रीब्यूट्स कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग, आप इसको अपने रजिस्टर में लिखो एक वर्ड। फर्स्ट वर्ड लिखो अकाउंटिंग डेफिनेशन, ठीक है, फर्स्ट वर्ड लिख लो आप अकाउंटिंग डेफिनेशन। सेकंड वर्ड लिख लो आप अकाउंटिंग प्रोसेस, अकाउंटिंग प्रैक्टिस। ऐसे लाइन वाइज ये वर्ड्स लिखते जाओ, ये टर्म्स लिखते जाओ ताकि आपको रिकॉल करने में इजी हो। नंबर 1 इज अकाउंटिंग डेफिनेशन, नंबर 2 इज अकाउंटिंग प्रोसेस, अकाउंटिंग प्रैक्टिस, और उसके नीचे आप ये एज इट इज टेबल बना लो। आइडेंटिफिकेशन, रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग, एनालाइज, इंटरप्रेट। फिर आइडेंटिफिकेशन के आगे ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन, आइडेंटिफिकेशन के आगे आप लिख लो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन, कि बिजनेस सबसे पहले आइडेंटिफाई करता है फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन को। फिर रिकॉर्डिंग के आगे आप लिख सकते हो इन बुक्स ऑफ अकाउंट्स, कि बिजनेस रिकॉर्ड करता है वो ट्रांजैक्शन को किसमें, बुक्स ऑफ अकाउंट्स में, जो हमने डिस्कस किया था। एग्जांपल के तौर पे आप लिख सकते हो कैश बुक, ठीक है, परचेज बुक, सेल्स बुक, या फिर जर्नल, ये लिख सकते हो आप। फिर क्लासिफाइंग के आगे आप लिख सकते हो लेजर्स, क्लासिफाइंग के आगे आप लिख सकते हो लेजर्स। समराइजिंग के आगे आप लिखोगे ट्रायल बैलेंस, और ट्रायल बैलेंस के आप आगे लिखोगे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, और उसको 3 पार्ट्स में डिवाइड कर लो, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, एंड लास्ट वन इज बैलेंस शीट। समराइजिंग को आप आगे लिख सकते हो ट्रायल बैलेंस, ट्रायल बैलेंस को आगे फॉरवर्ड करके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के 3 पार्ट्स, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट। ट्रेडिंग और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को हम इनकम स्टेटमेंट भी बोलते हैं, इनकम स्टेटमेंट और फाइनेंशियल परफॉर्मेंस, और फाइनेंशियल परफॉर्मेंस। बैलेंस शीट को हम फाइनेंशियल पोजीशन भी बोलते हैं। बेटा ये वर्ड्स हमने आने वाले टाइम में बहुत बार डिस्कस करने हैं। जो मेरा टारगेट है, मैं ये सोच के चल रहा हूं कि मैं आपको 1 टाइम याद ना करवाऊं वर्ड, मैं आपको क्लास में 100 ऑफ टाइम्स एक ही वर्ड को रिपीट करूं ताकि आपको वो सुनकर बार बार याद हो जाए, ठीक है। समराइजिंग के आगे ट्रायल बैलेंस, उसके आगे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट। ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को एक साथ इनकम स्टेटमेंट बोला जाता है और फाइनेंशियल परफॉर्मेंस। बैलेंस शीट को क्या बोला जाता है, फाइनेंशियल पोजीशन। सबको विजिबल है? मंताज, नंदिनी, नंदिनी आई गेस आप फोन पे क्लास लगा रहे हो तो आपको पूरा कैमरा विजिबल नहीं है, आप मुझे बता सकते हो यस और नो में। ओके फाइन। हो गया नोट डाउन। एनालाइज और इंटरप्रेट, एनालाइज और इंटरप्रेट के आगे आप क्या लिख सकते हो कि हम इसमें रेशियो और कैश फ्लो स्टेटमेंट और कंपैरेटिव स्टेटमेंट, ये 3 वर्ड्स लिख लो बस। एनालाइज और इंटरप्रेट को बड़ा इंपॉर्टेंट है ध्यान से समझना। एनालाइज और इंटरप्रेट का मतलब है कि जो भी पूरा अकाउंटिंग रिकॉर्ड हमने बनाया था वो न्यूमेरिकल वैल्यूज में था। एक एग्जांपल दे रहा हूं, आप मुझे बताओगे अक्षर बिजनेस ने 10,45,623 रुपीज की सेल करी थी, ठीक है, और बिजनेस को जो प्रॉफिट हुआ वो 3,0291 रुपीज का प्रॉफिट हुआ है। आप बता सकते हो कितने परसेंटेज में हुआ? कितना मुश्किल हो रहा है ना एनालाइज करना।
बट अक्षर अगर मैं आपको ये बोलूं कि बिजनेस को 10% प्रॉफिट हुआ था तो कितना इजी लगेगा ना सुनना। बेटा एनालाइज और इंटरप्रेट में हम ये चीज करते हैं, हम अपनी न्यूमेरिकल वैल्यूज को रेशियोज में, परसेंटेज में, फ्रैक्शंस में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। कैश फ्लो स्टेटमेंट्स बनाते हैं, इसके बारे में मैं जिक्र करूंगा बाद में। कंपैरेटिव स्टेटमेंट, कंपैरेटिव से समझना, कंपैरेटिव का मतलब होता है कंपैरिजन। कंपैरिजन आप किसके साथ करोगे? इस साल का अकाउंटिंग रिकॉर्ड या जो आपने इस साल की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाई है वो पिछले साल के साथ कंपेयर करोगे। क्या देखने के लिए? कि इस साल प्रॉफिट ज्यादा हुआ या कम हुआ। जो एम्प्लॉयज हैं, एम्प्लॉयज क्या सोचते हैं? पिछले साल 5 लाख सैलरी थी पर ईयर, एक साल की सैलरी जो थी वो 5 लाख रुपए थी, इस साल ज्यादा होनी चाहिए ना, ग्रो की तरफ जाना चाहिए। वैसे बिजनेसमैन या बिजनेस क्या सोचता है? पिछले साल प्रॉफिट 5 लाख था, इस साल ज्यादा होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद कम्युनिकेट में आप लिख सकते हो यूजर्स, कम्युनिकेशन में आप लिख सकते हो यूजर्स, एक्सटर्नल यूजर और इंटरनल यूजर। हमने ये, कोई भी स्टूडेंट मेरे से पूछ सकता है कि सर हमें ये सब कुछ बनाने का आउटपुट क्या हुआ, हमने ये क्यों बनाया? नंदिनी हमने ये सारा कुछ इसलिए बनाया जो हम अभी चैप्टर में भी डिस्कस करेंगे, और दूसरी चीज वो जितना भी डाटा था नंदिनी हमें वो कम्युनिकेट करना था। किसको कम्युनिकेट करना था? इन दो यूजर्स को। इज इट क्लियर? राइट, आगे चलते हैं। एट्रीब्यूट्स कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग। एट्रीब्यूट्स कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग का मतलब कि अकाउंटिंग कैसे दिखाई देती है। अगर आप अकाउंटिंग को, हम कहते हैं ना कि उस पर्सन की पर्सनैलिटी कैसी है, ठीक है, कि उसके फीचर्स कैसे हैं, वैसे अकाउंटिंग को अगर हम कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें, फीचर्स की बात करें, तो कैसी है अकाउंटिंग देखने में? तो बेटा यही अकाउंटिंग के फीचर्स हैं, यही अकाउंटिंग के कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं पीयूष, अकाउंटिंग के यही कैरेक्टरिस्टिक्स हैं और अकाउंटिंग के यही फीचर्स हैं, ठीक है। क्या कहती है अकाउंटिंग के फीचर्स? आइडेंटिफिकेशन ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन एंड इवेंट्स। पहला फीचर, पहला कैरेक्टरिस्टिक अकाउंटिंग का ये है कि सबसे पहले वो क्या करती है? आइडेंटिफाई करती है ट्रांजैक्शन को। अगर आप अपने माइक्स ऑन करके मेरे साथ इंटरेक्ट करोगे ना तो मुझे लगता है कि आपको जल्दी याद हो जाएगा। यस, किस आप सभी को ये सारा स्टेप वाइज याद हो गया? तो अपने माइक्स ऑन करो, हम साथ में इंटरेक्ट करते हैं। अकाउंटिंग का कैरेक्टरिस्टिक्स और एट्रीब्यूट। नंबर 1, सबसे पहला एट्रीब्यूट क्या है अकाउंटिंग का? सबसे पहले हम क्या करेंगे? आइडेंटिफाई करेंगे। अक्षित, किसको आइडेंटिफाई करेंगे? फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन। यस पीयूष, उसके बाद क्या होगा? नॉन फाइनल। पीयूष, सेकंड स्टेप में क्या होगा? सेकंड स्टेप सर नॉन फाइनेंशियल। सेकंड स्टेप में हम रिकॉर्ड करेंगे। सेकंड स्टेप में हम क्या करेंगे? रिकॉर्ड करेंगे। क्या रिकॉर्ड करेंगे? गुंतास, क्या रिकॉर्ड करेंगे? यस, क्या रिकॉर्ड करेंगे वेदिका? बेटा माइक्स ऑन रखो प्लीज। क्या रिकॉर्ड करेंगे? फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड करेंगे। और किस में रिकॉर्ड करेंगे? जैसे कि हमने डिस्कस किया, कैश बुक, जर्नल, ठीक है, एंड परचेज बुक, सेल्स बुक। रिकॉर्ड करने के बाद क्या करेंगे नंदिनी, मंताज? यस, रिकॉर्ड करने के बाद क्लासीफाई। मंताज, क्लासीफाई का मतलब क्या होता है? मंताज, यू आर इन क्लास? यस क्लासीफाई में हम क्या करते हैं? सर समराइज। क्लासीफाई में हम क्या करते हैं? सर हम देखते हैं कि कौन सी ट्रांजैक्शन। क्लासीफाई में हम सारे खर्चों का हिसाब अलग बनाते हैं, सारे इनकम्स का हिसाब अलग बनाते हैं, सारी परचेज अलग लिखते हैं, सारी सेल्स अलग लिखते हैं, जिसको हम लेजर्स कहते हैं। वेदिका, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या आता है क्लासीफाई करने के बाद? समराइज में हम क्या करते हैं वेदिका? उसको ब्रीफ कर देते हैं। उसको देखो, समराइज के साथ दूसरा वर्ड याद रखो बेटा, ब्रीफ। ब्रीफ का मतलब उसको डाटा को बिल्कुल शॉर्ट कर दिया, ठीक है। किसमें? किसके थ्रू? ट्रायल बैलेंस के थ्रू और फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के थ्रू, राइट। और उसके बाद नेक्स्ट स्टेप इज एनालाइज और इंटरप्रेट किया, मतलब उस डाटा को कन्वर्ट किया इजी टू अंडरस्टैंड, ताकि वो इजी टू अंडरस्टैंड हो जाए, इजी टू प्रेजेंट हो जाए। फिर लास्ट में कम्युनिकेट कर लिया। ये इसके एट्रीब्यूट्स और
कैरेक्टरिस्टिक्स थे। उसके बाद ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अकाउंटिंग पूछा गया। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अकाउंटिंग की अकाउंटिंग की जरूरत क्या थी। ऑब्जेक्टिव का मतलब क्या होता है, हमारा मोटिव, हम किसी चीज को क्यों कर रहे हैं। तो बड़ी सोचने वाली बात है। आप सभी अपने आप को बिजनेस एज्यूम करना, मैं भी अपने आप को बिजनेस एज्यूम कर रहा हूं। मैंने पूरा साल बैठ के ये काम क्यों किया, क्यों मैंने ट्रांजैक्शन आइडेंटिफाई करी, रिकॉर्ड करी, क्लासिफाई करी। तो मैं बताता हूं आपको ऑब्जेक्टिव क्या था। सबसे पहला ऑब्जेक्टिव ये था कि अगर मैं अकाउंट्स मेंटेन कर रहा हूं तो मेरी बुक्स मेंटेन हो रही है, मेरे को सारा खर्चा इनकम का हिसाब किताब नजर आ रहा है। मैं देख रहा हूं कि मेरे बिजनेस में कितने खर्चे हो रहे हैं, कितनी इनकम हो रही है, कितने एसेट्स आ रहे हैं, कितने लायबिलिटीज क्रिएट हो रही हैं। पहला ऑब्जेक्टिव था मेरा कि मेरी फाइनेंशियल जो बुक्स है, जो अकाउंटिंग बुक्स है, वो मेंटेन हो रही है, राइट। दूसरा ऑब्जेक्टिव मेरा ये था, मुझे 1 साल के बाद मुमताज अपना प्रॉफिट और लॉस निकालना है बिजनेस का। अगर मैं पूरा साल ये प्रोसेस नहीं करता हूं मुमताज, तो 1 साल के बाद मैं प्रॉफिट और लॉस नहीं निकाल सकता। ये रियलिटी है, ये फैक्ट है, ठीक है। उसके बाद तीसरा, अगर मैं ऑब्जेक्टिव की बात करूं तो तीसरा ऑब्जेक्टिव ये है कि मुझे अपनी फाइनेंशियल पोजीशन भी देखनी है बिजनेस की। फाइनेंशियल पोजीशन, अक्षर फाइनेंशियल पोजीशन का मतलब क्या है कि बिजनेस के पास अपना खरीदा हुआ क्या है। मुमताज पोजीशन की अगर मैं बात करूं, अगर आपको मैं फाइनेंशियल पोजीशन को डीप जाकर समझाऊं, तो मैं आपसे पूछूं बेटा आपके पास कितने कितने रुपए के एसेट्स हैं, तो गुंतास आप कहोगे सर हमारे पास तो 5 करोड़ की प्रॉपर्टी है। वेदिका आप कहोगे सर हमारे पास 3 करोड़ की प्रॉपर्टी है। नंदिनी आप कहोगे सर हमारे पास 10 करोड़ की प्रॉपर्टी है। तो जो आपने चीज अपनी ओन कर रखी है और जिस चीज की वैल्यू है वो आपकी फाइनेंशियल पोजीशन है, ठीक है। हम देखते हैं ना कईयों के पास 4 गाड़ियां हैं, एक बड़ा बंगला है, ठीक है, बहुत सारे फार्म हाउसेज हैं, उसकी फाइनेंशियल पोजीशन है। तो बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन भी चेक करनी है एट द एंड ऑफ ईयर। फिर एक बड़ा इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है, क्या पीयूष, मैंने डिस्कस किया अभी क्लास में, पीयूष मैंने अपने बिजनेस में जितना भी स्टाफ रखा हुआ है वो स्टाफ स्टेशनरी के ऊपर, वो इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस, वो और बड़े खर्चे करता जा रहा है जो हमारे नॉर्मल बिजनेस के खर्चे होते हैं। मुझे उन पे कंट्रोल करना है। एज अ ओनर मैं ये चाहता हूं कि स्टाफ मेंबर लिमिटेड यूज ऑफ रिसोर्सेज करें। स्टाफ मेंबर्स जो हैं वो किसी चीज का ओवर बेनिफिट ना लें, ठीक है। मैं देख रहा हूं कि पिछले साल 10,000 की स्टेशनरी लगी थी, उससे पिछले साल जो है वो पूरे साल में सिर्फ 7,000 की स्टेशनरी लगी थी। तो मैं क्वेश्चन तभी कर पाऊंगा स्टाफ से कि ये जो स्टेशनरी का खर्चा बढ़ गया इतना, वो क्यों बढ़ा, वो तभी देख पाऊंगा अगर ये सब कुछ लिखा होगा ऑलरेडी, अकाउंटिंग बुक्स मेंटेन की जाएंगी। उसके बाद थर्ड पॉइंट है फैसिलिटेट मैनेजमेंट। मुझे अपनी मैनेजमेंट को भी बताना है कि बिजनेस में कितने खर्चे हो रहे हैं, कितनी इनकम्स हो रही हैं, ठीक है, और इस इनकम को और इंक्रीज करो। हम जनरली कहते हैं ना, हम अपने बिजनेस में मार्केटिंग सेल्स मैनेजर अपॉइंट करते हैं। उसको क्यों अपॉइंट करते हैं, उसको हम टारगेट देते हैं कि हमें इस महीने 2 लाख की सेल चाहिए, हम उसको टारगेट देते हैं। तो वो जो टारगेट हम बना रहे हैं वो कहां से देख के बना रहे हैं, इन्हीं बुक्स को देखकर बना रहे हैं। कैसे, हमें पता है, एक बड़ा अच्छा सा एग्जांपल देता हूं आपको पता है जून जुलाई में होटल इंडस्ट्री का काम बहुत ज्यादा होता है, क्योंकि आपको पता है सब ट्रैवल करते हैं, टूरिस्ट हिमाचल में जाके ट्रैवल करते हैं। तो अपने माइंड में ना एक शिमला में होटल सोच लो कि आप उसके ओनर हो, शिमला में एक होटल के ओनर आप अपने आप को ज्यूम कर लो। पिछले साल आपने जून के मंथ में टोटल जो अपने होटल की सेल करी थी, रूम सेल करी थी, वो 5 लाख रुपीस करी थी। आप इस साल अपने स्टाफ को कह रहे हो कि हमने पिछले साल जून में 5 लाख रुपए का काम किया था, मुझे इस साल भी जून में 5 लाख का काम चाहिए। तो ये चीज आप कैसे जज कर रहे हो, ये चीज आप कैसे देख रहे हो, क्योंकि आपने पिछले साल अपनी अकाउंटिंग बुक्स बना रखी थी। आज लेक्चर सुनने में, थ्योरेटिकल पार्ट करने में थोड़ा सा लेजीनेस आ रही होगी, थोड़ा सा नींद आ रही होगी, ठीक है, थोड़ा सा बोरिंग लग रहा होगा, बट मैं आपको ये चीज लिंक कर रहा हूं कि जितनी भी थ्योरी कर रहे हैं ना आज हम, ये सारी की सारी हमारे प्रैक्टिकल के साथ लिंक होगी। मैं आपको आज ये चीज रियलाइज नहीं करवा सकता कि प्रैक्टिकल में हमने ये सारी चीजें करनी है, बट आपको ये चीज जरूर रियलाइज करा सकता हूं कि जितना डेमो में किया आज हम वो दोबारा रिकॉल कर रहे हैं, रिपीट कर रहे हैं। तो आप अपने आप लिंक कर सकते हो, ठीक है।
उसके बाद नेक्स्ट है फंक्शंस ऑफ अकाउंटिंग, कि अकाउंटिंग के फंक्शंस क्या है। फंक्शन मतलब अकाउंटिंग क्या काम करती है बेटा, अकाउंटिंग यही काम करती है, अकाउंटिंग यही काम करती है, आइडेंटिफाई, रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग, एनालाइजिंग, कम्युनिकेटिंग। ठीक है, कि अकाउंटिंग के फंक्शंस। अब हमने अकाउंटिंग की 3 चीजें करी हैं, हमने अकाउंटिंग की 3 चीजें करी हैं। अकाउंटिंग प्रोसेस भी यही है, अकाउंटिंग प्रैक्टिस भी यही है, अकाउंटिंग के फंक्शंस भी यही है। ठीक है, अकाउंटिंग के कैरेक्टरिस्टिक्स भी यही है। आप देखो एक ही चीज कितना कुछ है ना। अकाउंटिंग के फीचर्स भी यही है, राइट। आगे चलते हैं हम, आगे चलते हैं। फंक्शंस ऑफ अकाउंटिंग में 1-2 पॉइंट इंपॉर्टेंट है, वो क्या। फंक्शंस ऑफ अकाउंटिंग में सबसे जो पहला फंक्शन है अकाउंटिंग का वो यही है कि मेंटेनिंग सिस्टमैटिक अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स, कि अकाउंटिंग प्रोसेस में अकाउंट्स की बुक्स को मेंटेन किया जाता है बड़े सिस्टमैटिक प्रोसेस में। ठीक है, जो कि एक नॉर्मल बिजनेस अगर अकाउंट्स को फॉलो नहीं कर रहा वो नहीं कर सकता, राइट। दूसरा है प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स और फाइनल अकाउंट्स। अकाउंटिंग प्रोसेस से ही हम अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बना सकते हैं, जिसका दूसरा नाम फाइनल अकाउंट्स भी है, लिख लो। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का दूसरा नाम फाइनेंशियल अकाउंट्स भी है, राइट। थर्ड फंक्शन है अकाउंटिंग का मीटिंग लीगल रिक्वायरमेंट। 1 साल के बाद जब गवर्नमेंट आपसे पूछेगी या गवर्नमेंट को आपने टैक्स पे करना होगा, तो गवर्नमेंट पीयूष आपसे क्या कहेगी कि टैक्स भी डिपॉजिट करवाओ और जो पूरा साल आपने अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स बनाए ना उसकी मुझे समरी, उसकी मुझे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स भी सेंड कर दो। बेटा मैं आपको बड़ी प्रैक्टिकल चीज बताता हूँ कि जितने भी बिजनेसेस हैं, बिजनेस 1 साल के बाद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को अपने फाइनल अकाउंट सेंड करते हैं बाय ईमेल या उनकी वेबसाइट पे। ठीक है, और उनको टैक्स भी पे करते हैं। तो पता है आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट क्या करता है? इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ये चेक करता है कि जो भी ये इन्होंने बनाया, बिजनेस ने भेजा, वो सही है या नहीं है, और उस बेसिस के ऊपर जो इस बिजनेस ने टैक्स पे किया वो ठीक पे किया या नहीं पे किया। अगर नहीं पे किया तो केस, तो स्यू करता है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट। इसी चीज के लिए तो हम पूरी अकाउंटिंग करते आ रहे हैं पूरा साल, जो भी बिजनेसमैन। अच्छा एक चीज बताओ, 2 केसेस हैं, ये सभी अपने माइक्स और कैमरास ऑन प्लीज। 2 केसेस, चाहे आपके पेरेंट्स जॉब कर रहे हैं, चाहे आपके पेरेंट्स बिजनेसमैन है, आप बस इतना बताओ, आपने अपने पेरेंट्स को देखा है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में अपनी आईटीआर फाइल करते हो? कभी सुना आईटीआर वर्ड आपने? जब आपके पेरेंट्स घर में कभी डिस्कस कर रहे हो, हाँ हम आईटीआर फाइल कर रहे हैं गवर्नमेंट को अपनी, सुना आपने किसी ने? नहीं सुना। अब आप अपने पेरेंट्स से पहला क्वेश्चन यही पूछना कि पापा आप अपनी आईटीआर फाइल करते हो 1 साल के बाद? या जिसके पेरेंट्स बिजनेसमैन है उनसे पूछना कि पापा हम अपनी बैलेंस शीट बनाते हैं हर साल या आईटीआर फाइल करते हैं गवर्नमेंट को? वो कहेंगे यस। तो उनसे पूछना कि पापा आप ये बनवाते हो? वो कहेंगे यस, जो चीज हमें अभी तक पता ही नहीं थी। जो एम्प्लॉय है वो भी अपनी इनकम स्टेटमेंट गवर्नमेंट को देता है, जो बिजनेसमैन है वो भी अपनी इनकम स्टेटमेंट गवर्नमेंट को देता है, राइट। आगे चलते हैं, कम्युनिकेटिंग द फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। ये भी एक फंक्शन है अकाउंटिंग का, कम्युनिकेट करना। कम्युनिकेट करना इज ऑल्सो अ फंक्शन ऑफ अकाउंटिंग, जिसमें वो एक्सटर्नल यूजर और इंटरनल यूजर्स को अपनी अकाउंटिंग जो इंफॉर्मेशन है वो बताता है। एंड लास्ट वन इज असिस्टेंट टू मैनेजमेंट। हम डिस्कस ऑलरेडी कर चुके हैं कि अकाउंटिंग जो है वो अपनी मैनेजमेंट को असिस्ट करने के लिए, मैनेजमेंट को हेल्प करने के लिए अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स बनाती है ताकि वो टारगेट कंप्लीट कर, बिजनेस अपने फाइनेंशियल टारगेट्स को कंप्लीट करवा पाए, बिजनेस अपने फाइनेंशियल टारगेट्स को कंप्लीट करवा पाए, राइट। उसके बाद चलते हैं बेटा एडवांटेजेस ऑफ अकाउंटिंग। अब अकाउंटिंग की बड़ी एडवांटेजेस है। यस वेदिका, क्या आप बता सकते हो कि हमने जो ये अकाउंटिंग की है इसका क्या बेनिफिट है? वेदिका कोई भी एक पॉइंट, ये सभी आप सभी एक एक पॉइंट कोई भी बता सकते हो। मुमताज, नंदिनी, तो याद रहेगा कि हमने कौन सी एंट्री डाली है।
या कौन सा इन एंड आउट हमारी पॉइंट नंबर 1, अगर मैं अकाउंटिंग बुक्स बना रहा हूं तो मुझे याद रखने की जरूरत नहीं है कि मैंने किससे कितने पैसे लेने हैं, किससे कितने पैसे दे, किसको कितने पैसे देने हैं, क्योंकि आज की डेट में जो काम होता है, जो बिजनेस होता है, वो मोस्टली क्रेडिट पे होता है। जब आप अपनी अकाउंटिंग बुक्स में लिखोगे तो आपको याद रखने की जरूरत नहीं है आपने कितने किससे किससे कितने पैसे लेने हैं और किसको कितने देने हैं। यस, और कोई स्टूडेंट ट्राई करेगा? हमारा एक साल में कितना प्रॉफिट या लॉस? अरे वेरी गुड अक्षर, वेरी वेरी गुड। हमें बेनिफिट ये हो रहा है, ये एडवांटेज है कि हम एक साल बाद अपना प्रॉफिट और लॉस भी असेस कर पाएंगे। यस, वेदिका, मंताज, पीयूष, क्या एडवांटेजेस लग रहे हैं आपको ये सब करने के? गुंतास, यस वेदिका, आर यू हियर? मंताज, पीयूष, ओके। एडवांटेजेस ऑफ अकाउंटिंग आर फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन अबाउट बिजनेस। सबसे पहले तो अगर हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बना रहे हैं तो अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन क्रिएट हो रही है जो कि कम्युनिकेट करेंगे हम एक्सटर्नल और इंटरनल यूजर्स को। ये पहला एडवांटेज हो गया। दूसरा एडवांटेज क्या, जो नंदनी आपने बताया कि हमें अपनी मेमोरी में याद रखने की जरूरत नहीं है, रिप्लेस करता है। अगर हम लिख रहे हैं तो हमें याद रखने की जरूरत नहीं है। थर्ड वन इज मैनेजमेंट को असिस्ट करना। वही पॉइंट्स दोबारा रिपीट हो रहे हैं अगर आप ऑब्जर्व कर रहे हो। किसके? प्रोसेस, प्रैक्टिस, फंक्शंस, कैरेक्टरिस्टिक्स, फीचर्स, एडवांटेजेस। क्योंकि आपकी बुक में फर्स्ट चैप्टर में सब कुछ यही गिवन है, राइट? उसके बाद फैसिलिटेट कंपैरेटिव स्टडी। अकाउंटिंग प्रोसेस करने से मैं रेशियो, कैश फ्लो स्टेटमेंट और कंपैरेटिव स्टेटमेंट बना सकता हूं। कंपैरेटिव स्टेटमेंट बनाकर मैं अपने बिजनेस के इस साल के प्रॉफिट लॉस को पिछले साल के प्रॉफिट और लॉस के साथ कंपेयर भी कर सकता हूं, जो कि इसका एक एडवांटेज है। ठीक है, नेक्स्ट वन इज फैसिलिटेट स्टेटमेंट ऑफ टैक्स लायबिलिटी। मैंने गवर्नमेंट को कितना टैक्स पे करना है वो भी मुझे इसी अकाउंटिंग प्रोसेस से पता चलेगा, क्योंकि ये बनाऊंगा तो ही फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनेंगी। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में तभी पता चलेगा बिजनेस को प्रॉफिट लॉस कितना हुआ। नेक्स्ट वन इज फैसिलिटेट्स लोन। अगर बिजनेस ने कोई लोन लिया है, बैंक आपको तभी लोन देगा अगर आप अकाउंटिंग बुक्स मेंटेन करते हो या फिर आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनी हुई है। कोई भी बिजनेस बिना इस चीज के लोन नहीं ले सकता, बैंक उसको लोन देता ही नहीं है। बैंक को लोन देने के लिए ये डॉक्यूमेंट बड़ा नेसेसरी है, राइट? उसके बाद नेक्स्ट इज एविडेंस इन कोर्ट। अगर बिजनेस के ऊपर कोई केस कर देता है किसी भी रीजन से, अगर बिजनेस के ऊपर कोई केस कर देता है किसी भी रीजन से, तो यही जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं वो कोर्ट के लिए एक एविडेंस माना जाता है। तो आप ये देखो कि ये जो अकाउंटिंग प्रोसेस है ये सिर्फ और सिर्फ प्रोसेस नहीं है, मैं तो ये कहता हूं ये पूरी अकाउंट्स ही इसी में समाई हुई है। पूरी अकाउंट्स आपको यही चीज पूरा +1 +2 करना है, और जो जितना अच्छे से करेगा उतना वो अच्छे से समझ पाएगा। नेक्स्ट वन इज लिमिटेशंस ऑफ अकाउंटिंग। लिमिटेशंस ऑफ अकाउंटिंग का दूसरा नाम अगर हम बात करेंगे अकाउंटिंग क्या नहीं करती। यस, सभी अपने कैमरास एंड माइक्स ऑन कर लें। सबको ऑडिबल है? सबको ऑडिबल है? वेदिका, मंताज, गुंतास, हाँ जी। लिमिटेशंस ऑफ अकाउंटिंग। यस, वेदिका रीड करो लिमिटेशंस ऑफ अकाउंटिंग, पेज नंबर 1.3, सॉरी 1.5, लिमिटेशंस ऑफ अकाउंटिंग। Accounting is not fully exact. Accounting is not fully exact in spite of the fact that most transactions are recorded on the basis of evidence, yet some estimates are also made for ascertaining profit or loss. For example, estimating the useful life of an asset, providing for doubtful debts, net
realizable value of loss in stock and sales. पहली लिमिटेशन अकाउंटिंग की है कि अकाउंटिंग इतनी ज्यादा करने के बाद भी एग्जैक्ट नहीं है। एक आपको वर्ड आपने सुना होगा, दैट इज मैनिपुलेशन। आपको पता है कि जहां पर अकाउंट्स है वहीं पर मैनिपुलेशन है, जहां अकाउंट्स है वही मैनिपुलेशन है। और तभी तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आया, तभी तो सीएज आए। सीए कौन होता है? सीए वो पर्सन है जो बिजनेस के अकाउंट्स को सर्टिफाई करता है, स्टैम्प करता है कि इस बिजनेस के जो अकाउंट्स हैं वो सही हैं। तो हर बिजनेसमैन को अपने बिजनेस के अकाउंट्स जो है वो सीए से सर्टिफाइड करवाने पड़ते हैं, ताकि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में जो जाए वो चेक होकर जाए बिजनेस के अकाउंट्स की, बिजनेस के अकाउंट्स जो है वो सही बने हों। बट फिर भी बिजनेस के अकाउंट्स एग्जैक्ट नहीं है, जो कि जिसका प्रूफ हम आने वाले चैप्टर्स में करेंगे। यस वेदिका, कंटिन्यू। Unrealistic information. Accounting information may not be realistic since accounting statements are prepared following the accounting concepts and conventions. For example, under the going concern concept, it is taken that business will continue for a foreseeable future. Accordingly, assets are recorded at cost and depreciated over their useful life. The assets may not be actually realizable at book value. आपने कौन सा पॉइंट रीड किया वेदिका? अनरियलिस्टिक इंफॉर्मेशन। Yes, sir. ओके, तो अनरियलिस्टिक इंफॉर्मेशन में इसमें एक पॉइंट है कि ऑल्सो देयर यूजफुल लाइफ इज एस्टिमेटेड टू प्रोवाइड। आपने बिजनेस में कोई भी एसेट लिया, चाहे आप इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट की बात करो, चाहे आप फर्नीचर की बात करो, आप बिजनेस में जो भी डेप्रिसिएशन लगा रहे हो, जो भी बिजनेस में आप डेप्रिसिएशन लगा रहे हो, डेप्रिसिएशन का मतलब क्या होता है? एसेट की वैल्यू डिक्रीज होना, ठीक है। अकाउंटेंसी ने हमें कह दिया कि आप फर्नीचर के ऊपर ना हर साल 10% वैल्यू कम कर देना। अकाउंटेंसी ने कहा, एग्जाम्पल के तौर पे आपको बता रहा हूं कि आप फर्नीचर की हर साल जो वैल्यू है वो कम कर देना 10%। तो अपने माइंड में जरा एक एग्जाम्पल लो, क्या कि हमने फर्नीचर खरीदा आज 1 लाख रुपए का, हमने आज फर्नीचर खरीदा 1 लाख रुपए का, ठीक है। हम उसकी हर साल 10-10 हजार रुपए डेप्रिसिएशन लगाते जा रहे हैं। 10 साल बाद उसकी क्या हो जाएगी वैल्यू फर्नीचर की? 0। 10 साल बाद उस फर्नीचर की वैल्यू क्या हो जाएगी? 0। बट वो फिर भी फर्नीचर हमारे घर में पड़ा हुआ है। तो लिमिटेशंस ऑफ अकाउंटिंग में वो ये चीज कहना चाहते हैं कि कुछ चीजें अकाउंट्स में हैं जो अनरियलिस्टिक हैं, क्योंकि एग्जैक्ट नहीं बन पाता अकाउंट्स, एग्जैक्ट कैलकुलेशंस नहीं हो पाती। जैसे जैसे आप चैप्टर आगे आगे करते जाओगे वैसे वैसे आपके सामने ये जो सिचुएशंस हैं या ये जो एग्जांपल्स हैं वो आते जाएंगे। यस वेदिका, कंटिन्यू। Accounting ignores the qualitative elements. Accounting is confined to monetary matters only. Therefore, qualitative elements like quality or skills of management and staff, industrial relations and public relations are ignored. यस, बड़ा अच्छा पॉइंट है ये। अकाउंटेंट कहता बिजनेस का, मैं पूरा साल ना पैसों की बात ही करता गया, मैंने पूरे साल कभी ये तो लिखा ही नहीं कि हमारे बिजनेस में, हमारे ऑफिस में एक ऐसा स्टाफ मेंबर है जो पिछले 10 साल से काम कर रहा है और बड़ा ऑनेस्ट काम कर रहा है बिजनेस के साथ, और उसने बिजनेस को ग्रो करवाने में बड़ी हेल्प करी है। ये तो कभी अकाउंट्स की बुक्स में आया ही नहीं लिखा। बस 10 साल से हम उसको पैसे देते जा रहे हैं, एक सैलरी लिखी जा रही है उसके नाम पर कि सैलरी उसको जा रही है। तो बिजनेस जो अकाउंटिंग प्रोसेस है बिजनेस का, इस अकाउंटिंग बुक्स में क्वालिटी बिजनेस की नहीं आ सकती, नहीं लिखी जा सकती, क्योंकि उसकी मॉनेटरी वैल्यू नहीं है। राइट, कंटिन्यू। अच्छा, नेक्स्ट पॉइंट मैं एक बार डिस्कस करता हूं। अकाउंटिंग इग्नोर्स द इफेक्ट ऑफ प्राइस लेवल चेंज। अकाउंटिंग इग्नोर्स द इफेक्ट ऑफ प्राइस लेवल चेंज। ये प्राइस लेवल चेंज को जरा हाईलाइट करो, प्राइस लेवल चेंज को हाईलाइट करो, इसके बारे में डिस्कस करते हैं। कहते हैं कि अकाउंटिंग बुक्स में कहीं पर भी ये चीज लिखी जाएगी। हाँ जी, प्लीज सबके माइक्स एंड कैमरास ऑन। आज हम जब भी पेट्रोल डलवाते हैं, आप सपोज करो कि आप अपने घर के खर्चे लिख रहे हो, आप जब भी पेट्रोल डलवाते हो कितने रुपए का पेट्रोल डलवाते हो वो लिखते हो, है ना। आप कभी अपने बुक्स में ये लिखोगे कि जब मैंने पिछले महीने पेट्रोल डलवाया था तब 90 रुपीज का पेट्रोल था पर लीटर, और इस महीने मैं पेट्रोल डलवा रहा हूं तो 100 रुपीज पर लीटर पेट्रोल है। मतलब जो नेचुरल प्राइस लेवल चेंज हुआ चीजों का, वो हम अकाउंटिंग बुक्स में कभी भी नहीं लिखते।
हम अकाउंटिंग बुक्स में सिर्फ क्या लिखते हैं, क्या चीज़ कितने की बिजनेस ने खरीदी, क्या चीज़ कितनी बिजनेस ने बेची, बस। कभी ये नहीं लिखते कि वो प्रोडक्ट कितना महंगा हो गया, कितना सस्ता हो गया, वो चीज़ कभी नोट डाउन नहीं होती। क्या इतना कुछ कंटेंट सुनने के बाद आपके माइंड में कोई क्वेश्चन नहीं आता? यस, आप इतने ध्यान से सुन रहे हो फर्स्ट लेक्चर, ठीक है, मैं आपको लेक्चर करवा रहा हूँ, टॉपिक करवा रहा हूँ वन बाय वन, कि आप इतना कंटेंट, ये बड़ा हैवी कंटेंट है, आई नो दिस इज वेरी हैवी कंटेंट, क्योंकि सब्जेक्ट बिल्कुल नया है, बट स्टिल आपके माइंड में कोई ऐसे एक्साइटमेंट नहीं आती कि सर ये जो बिजनेस हम टैक्स तो हम कभी पूरा पे नहीं करते हैं गवर्नमेंट को, वो कैसे हम मैनिपुलेशन करते हैं, ठीक है, या फिर सर हम मतलब कोई भी क्वेश्चन रिलेटेड टू मनी, कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं आता। यस पीयूष, नंदिनी, आप सभी को एक टास्क है कि आप जरूर अपने पेरेंट्स से पूछना कि सर कि पापा आप गवर्नमेंट को टैक्स पे करते हो। पहला क्वेश्चन ये होएगा आपका, जरूर पूछना, वहीं से आपको ये चीजें लिंक करेंगी, ठीक है। आगे चलते हैं। अकाउंटिंग में लीड टू विंडो ड्रेसिंग। अकाउंटिंग में लीड टू विंडो ड्रेसिंग को हाईलाइट करो। आप सारे 21st जनरेशन के बच्चे हो। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ विंडो शॉपिंग? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ विंडो शॉपिंग? यस गर्ल्स, आपको पता होना चाहिए, शॉपिंग से बड़ी कंसर्न रहती है गर्ल्स। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ विंडो शॉपिंग? किसी को पता है? अरे किसी को नहीं पता? सर कपड़े खरीदते हैं आप, बस देख लेते हैं। अरे वेरी गुड वेदिका, वेरी वेरी नाइस। विंडो शॉपिंग का मतलब क्या? जब हम कुछ खरीदने नहीं गए बट हम शोरूम्स के बाहर से निकल रहे हैं, तो जो उन्होंने डिस्प्ले पे लगाया हुआ वो सबसे एक्सक्लूसिव पीस लगाया हुआ अपनी शॉप का, और उसको देख के हम अट्रैक्ट होते हैं। यस नंदिनी, वहीं से देख के शॉप के बाहर से जो डिस्प्ले लगाई तो वहीं से यस 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 यस, कि जो बाहर डिस्प्ले पे होता है उसको देखकर हम अट्रैक्ट होते हैं, अंदर जाते हैं और शॉपिंग करते हैं। दैट इज नोन एज विंडो शॉपिंग। अब अकाउंट्स में ये वर्ड आ गया विंडो ड्रेसिंग का, तो इसके बारे में हम अच्छे से समझते हैं। विंडो ड्रेसिंग का मतलब क्या होता है कि बिजनेस भी अपने अकाउंट्स इस अकॉर्डिंगली रिप्रेजेंट करता है जो देखने में बहुत अच्छा लगे, जो देखने में इन्वेस्टर्स को अट्रैक्ट करे, अपना ज्यादा प्रॉफिट दिखाना, अपना बिजनेस का ज्यादा प्रॉफिट दिखाना इन्वेस्टर्स को क्या करेगा? अट्रैक्ट करेगा, एम्प्लॉयज को क्या करेगा? अट्रैक्ट करेगा। तो बिजनेस में भी विंडो ड्रेसिंग की जाती है। कोई बता सकता है कैसे करते होंगे ये? आज एक मैं दोबारा क्वेश्चन रिपीट कर रहा हूं, मैंने आपसे पिछले डेमो क्लासेस में पूछा था। बिजनेस में 20 लाख रुपए का प्रॉफिट हुआ, पता चल रहा है कि गवर्नमेंट को 6 लाख रुपए देने हैं टैक्स के, दे दोगे? बेटा माइक्स ऑन कर लो, दे दोगे गवर्नमेंट को 6 लाख रुपए टैक्स के? ऑनेस्टली। अच्छा, आप अच्छी जॉब पे चले गए, आपका 20 लाख का पैकेज लग गया साल की इनकम का, उसमें से आपको 6 लाख देना पड़ गया गवर्नमेंट को, दे दोगे? क्या करोगे गुनतास? क्या ऑप्शन है आपके पास? यस गुनतास, अगर आपको टैक्स बन गया इतना 6 लाख का, आप क्या करोगे? वेदिका कुछ बता सकते हो? नंदिनी, मंताज? सर अपना टैक्स बचाने के लिए कोई और चीज कर लूंगा। यस मंताज, क्या करोगे? सर अपना टैक्स बचाने के लिए कोई और चीज परचेज कर लूंगा। ओके। यस पीयूष, बेटा बताओ, जो माइंड में स्टेटमेंट है वो बताओ, बताने से ही आपको हैबिट बनेगी। गुनतास, अक्षर, क्या ऑप्शन ऑप्ट करोगे आप? मैन्युपुलेशन करोगे आप? क्या करोगे? मैन्युपुलेशन। और वो मैन्युपुलेशन किसमें होगी? आपकी अकाउंटिंग बुक्स में। किसमें होगी? अकाउंटिंग बुक्स में। अकाउंटिंग बुक्स में आप मैन्युपुलेशन करके
फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में अपना जो प्रॉफिट है वो क्या करोगे, कम करोगे, ताकि उसके ऊपर टैक्स कम देना पड़े, राइट। और ये भी हम डिस्कस करेंगे आने वाले लेक्चर्स में कि ये कैसे होता है, राइट। उसके बाद आगे देखते हैं रोल ऑफ अकाउंटिंग इन बिजनेस, पेज नंबर 1.6 पे है ये, रोल ऑफ अकाउंटिंग इन बिजनेस। बेटा यही बिजनेस के रोल्स हैं, यही बिजनेस के रोल है कि अकाउंटिंग बिजनेस में क्या कर रही है। जैसे हम कहते हैं ना कि हमारी लाइफ में हमारे पेरेंट्स का क्या रोल है, हमारे ब्रदर सिस्टर का क्या रोल है, वैसे बिजनेस में अकाउंटिंग का क्या रोल है। बिजनेस में अकाउंटिंग का रोल रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शंस है, मेंटेनिंग बुक्स ऑफ अकाउंट्स है, फाइनेंशियल पोजीशन को शो करना है, प्रॉफिट एंड लॉस को जो है वो असेस करना है, और कम्युनिकेट करना है एक्सटर्नल और इंटरनल यूजर्स को, कंपैरेटिव स्टेटमेंट्स बनानी है, इंटरप्रेट करना है, एनालाइज करना है। तो ये जितना भी प्रोसेस है इसी में ही अकाउंटिंग के रोल्स भी आ जाते हैं। मैंने तभी क्लास स्टार्ट होने से पहले ये टॉपिक लिखा हुआ था कि फर्स्ट चैप्टर हमारा पूरा एज इट इज इसी टॉपिक में निकलना है, राइट। आगे चलते हैं, ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग, ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग। ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग में यस किसी को कुछ पूछना है? ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग आपको पता है, आप अभी तो बड़े स्लो वे में, बड़े मतलब अगर मैं 100% पढ़ा रहा हूं आप उसमें से आई गेस 50% समझ रहे हो, बट मैं आपको एक चीज बताता हूं, आपके पेपर में 20 मार्क्स के एमसीक्यू क्वेश्चंस आने हैं, और वो एमसीक्यू क्वेश्चंस हमारी ये डीप स्टडी में जाकर आएंगे, ठीक है। ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग की अकाउंटिंग कहां कहां पे की जाती है। सबसे पहले तो बात करता हूं मैं फाइनेंशियल अकाउंटिंग। जब अकाउंट्स आई थी ना, जब अकाउंट स्टार्ट की गई थी तो वो इस पर्पस के लिए स्टार्ट की गई थी, फाइनेंशियल अकाउंटिंग के लिए, क्योंकि इसका जो मेन मोटिव था वो क्या था, टू कैलकुलेट प्रॉफिट एंड लॉस। फाइनेंशियल अकाउंटिंग का जो मेन ऑब्जेक्टिव था वो क्या था, प्रॉफिट और लॉस को कैलकुलेट करना। और हर बिजनेस को अपना प्रॉफिट और लॉस कैलकुलेट करना होगा या नहीं होगा, यस और नो? हर बिजनेस को अपना प्रॉफिट एंड लॉस कैलकुलेट करना होगा या नहीं मुमताज? यस। तो सबसे पहले फाइनेंशियल अकाउंटिंग आई, उसके बाद अगर मैं नेक्स्ट बात करूं तो डेट इज मैनेजमेंट। मैनेजमेंट का दूसरा नाम लिख लेना स्टाफ अकाउंटिंग। मैनेजमेंट स्टाफ अकाउंटिंग। वेदिका, गुंतास और नंदिनी, आप तीनों से ये क्वेश्चन है, अपने माइक्स ऑन करो और कैमरास भी। सर रिपीट करना क्वेश्चन। अभी क्वेश्चन पूछ रहा हूं मैं आपसे, यस अपने माइक्स ऑन करो। वेदिका आप भी माइक ऑन करो। आप तीनों से क्वेश्चन है, माइक्स ऑन का मतलब माइक्स ऑन, यस। आपने तीनों ने मिलकर ग्रोसरी स्टोर ओपन किया है। ग्रोसरी स्टोर आप समझते हो, राशन की दुकान। आप कितना स्टाफ मेंबर रखोगे, ये कैसे कैलकुलेट करोगे कि आपको कितने स्टाफ मेंबर की जरूरत है अपने ग्रोसरी स्टोर में, कैसे कैलकुलेट करोगे? ओके, आपने इलांटे में एक अच्छा ब्रांड का शोरूम परचेज किया है, लिवाइस का, बेनेटन का, वहां पर आपको कितना स्टाफ मेंबर चाहिए, ये कैसे आप कैलकुलेट करोगे? समझ रहे हो इसकी वर्किंग? मैनेजमेंट अकाउंटिंग का मतलब क्या था कि हमें कितना स्टाफ चाहिए किस पर्टिकुलर काम के लिए और कितने रुपए में। एग्जाम्पल देता हूं मैं। एग्जाम्पल के तौर पे अगर बात करें कि अगर हमने एक ग्रोसरी स्टोर ओपन किया और वहां के लिए हमें क्या चाहिए, वहां के लिए हमें सेल्समैन चाहिए, वहां के लिए हमें सिंपल एक स्टाफ चाहिए, सेल्समैन ही सिंपल स्टाफ चाहिए ग्रोसरी स्टोर के लिए।
मुझे पता है कि ग्रोसरी स्टोर में मेरे जो शोरूम की जगह है वो कितनी है, और उस शोरूम में एक पर्सन तो काउंटर पे संभालने एक पर्सन तो काउंटर संभालने के लिए चाहिए जो कैश रिसीव करेगा, ठीक है। और अप्रोक्सीमेटली एरिया के अकॉर्डिंगली 2 स्टाफ मेंबर चाहिए मुझे जो सामान उठाकर लाकर देंगे कस्टमर को। अब उसके अलावा अगर मैं 2 स्टाफ एक्स्ट्रा रख लूं तो वही काम मैं 4 स्टाफ मेंबर से करवा रहा हूं जो कि 2 से हो जाएगा। वही काम जो 2 स्टाफ मेंबर कर सकते हैं वो मैं 4 लोगों से करवा रहा हूं। तो ऑब्वियस ही बात है कि मैं अपने बिजनेस की जो कॉस्टिंग है वो क्या करता जा रहा हूं, ज्यादा करता जा रहा हूं। मतलब बेसिकली मैनेजमेंट अकाउंटिंग हमें क्या बताती है कि हमें कितना स्टाफ मिनिमम चाहिए कितने मैक्सिमम काम के लिए। तभी आज के टाइम पर बेटा, तभी जो आने वाला टाइम है उस टाइम के लिए कंपनीज जो हैं वो मल्टीटास्किंग स्टाफ हायर कर रही हैं। कौन सा स्टाफ हायर कर रही है? मल्टीटास्किंग। ये मल्टीटास्किंग का मतलब क्या होता है नंदिनी? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मल्टीटास्किंग? यस पीयूष, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मल्टीटास्किंग? अक्षर? डिफरेंट काम कर सकते हैं। यस, बिल्कुल बिल्कुल सर, सही। जैसे मल्टीटास्किंग मतलब 2 काम इकट्ठे करने। बिल्कुल, मल्टीटास्किंग का मतलब कि आप एक काम से ज्यादा जानते हो। मैंने आपको शायद से डेमो क्लास में भी एक एग्जांपल दिया था कि जब एक टीचर स्कूल में अपॉइंट किया जाता है तो एक टीचर कहता है जी मैं तो सिर्फ और सिर्फ एक ही सब्जेक्ट पढ़ा सकता हूँ, अकाउंट्स, और एक और एम्प्लॉय वहां के रिज्यूम इंटरव्यू के लिए जाता है, वो कह रहा है जी मैं अकाउंट्स ही पढ़ा लेता हूँ, इंग्लिश ही पढ़ा लेता हूँ, मैं बिजनेस स्टडीज ही पढ़ा लेता हूँ। स्कूल कहता है यही पर्सन को एक सैलरी दो और 3 स्टाफ का काम ले लो। तो ये मैनेजमेंट अकाउंटिंग है एक तरह से। उसके बाद जो थर्ड ब्रांच आती है दैट इज कॉस्ट अकाउंटिंग। कॉस्ट अकाउंटिंग जनरली जो करते हैं वो मैन्युफैक्चरर्स करते हैं। कौन करते हैं? मैन्युफैक्चरर्स। एग्जाम्पल कोक और पेप्सी का ले लेते हैं। एग्जाम्पल कोक और पेप्सी का ले लेते हैं। कोक की बॉटल भी 20 की है, पेप्सी की बॉटल भी 20 की है। कोक की बॉटल भी 20 की है, पेप्सी की बॉटल भी 20 की है, और कोक की बॉटल में जो प्रॉफिट है वो 10 रुपीज का है, पेप्सी की बॉटल में प्रॉफिट भी 10 रुपीज का है। दोनों कंपनी सेम एमआरपी दे रही है और सेम प्रॉफिट अर्न कर रही है। कोक ये कहती है यार हम इतने सालों से इतने एमआरपी पे इस प्रॉफिट में काम कर रहे हैं कि हमें ग्रोथ चाहिए हमारे प्रॉफिट में। तो कॉस्ट अकाउंटिंग से वो क्या करते हैं, इसके लिए जैसे सीए होती है ना वैसे एक सीएमए भी होती है, आईसीडब्ल्यूए। वो कॉस्ट अकाउंटिंग पे फोकस करती है जिसमें क्या किया जाता है, जो कोक की कॉस्ट है, जो इसकी कॉस्ट प्राइस है, कॉस्ट प्राइस को रिड्यूस करने में वो जो उनका मेजर वर्क होता है वो किसी प्रोडक्ट की कॉस्ट को रिड्यूस करने में किया जाता है। कि अगर कोक की जो कॉस्ट प्राइस है वो ही अगर कम हो जाए तो अपने आप जो प्रॉफिट है वो इंक्रीज हो जाएगा, एमआरपी उतना ही रहेगा, एमआरपी उतना ही रहेगा। गेटिंग माय पॉइंट? अगर कोक की कॉस्ट प्राइस 5 रुपीज है, पेप्सी की कॉस्ट प्राइस नहीं 10 रुपीज कर देते हैं, कोक की कॉस्ट प्राइस 10 है और पेप्सी की भी जो कॉस्ट प्राइस है वो 10 है, 10 रुपीज प्रॉफिट अर्न कर रहे हैं। वो कहते हैं कॉस्ट प्राइस को क्या करो, कम लेकर आओ, 8 रुपए पे लेके आओ, 7 पे लेके आओ, तो अपने आप जो प्रॉफिट है वो 13 हो जाएगा, क्योंकि कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट इज इक्वल्स टू सेलिंग प्राइस। मैन्युफैक्चरर अपनी कॉस्ट प्राइस में प्रॉफिट ऐड करता है, फिर सेलिंग प्राइस बनता है। तो कॉस्ट अकाउंटिंग इस पोर्शन पे काम करती है। एंड नंबर 1 इज जो आपकी बुक में नहीं है, जो आपकी बुक में नहीं है दैट इज सोशल अकाउंटिंग। दैट इज सोशल अकाउंटिंग। सोशल अकाउंटिंग जो है वो एक न्यू इंट्रोडक्शन है, वो न्यूली इंट्रोड्यूस किया गया है अकाउंटेंसी में। सोशल अकाउंटिंग मतलब सोशल
अमाउंट स्पेंड ऑन सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी बाय अ बिजनेस, कि हर बिजनेस सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के ऊपर कितना पैसा खर्च रहा है। और वो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या हो सकती है? वो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी हो सकती है कि वो किसी कोई उसने एनजीओ में बहुत बड़ा डोनेशन दिया, ठीक है, या फिर उसने कोई लोकल एरिया में कोई ऐसी हम कोई भी एग्जांपल लेने बेटा, कोई गार्डन बनवाया, कोई पार्क बनवाया, या उसने अपने प्रोडक्ट, जैसे मैकडी की अगर बात करूं, अगर मैकडी की बात करो तो मैकडी का ना वो बर्गर एक टाइम पर 20 रुपीज का हो गया था, जो मैकवेजी बर्गर था उनका। तो उन्होंने ये एडवर्टीजमेंट करी थी कि हमारा मैकवेजी जो बर्गर है वो सभी फॉर ऑल, याद होगा आपको, आप इतने भी छोटे नहीं हो गए आई गेस, आज से 3-4 साल पहले की बात ही है, 20 रुपीज का मैकवेजी बर्गर आया था मैकडी। तो वो एक तरह से सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी कि वो बर्गर सभी के लिए, हर कोई उसको खा सकता है, क्योंकि 20 रुपीज तो बहुत कम मनी वैल्यू है ना। तो ये ब्रांचेस है अकाउंटिंग की, राइट। हाँ जी, आज का लेक्चर 50% अबव रहा, बस सिर्फ 50% अबव। अच्छा, 50% बिलो किसका रहा? यस, 50% बिलो लेक्चर किसका रहा? गुंतास रहा 50% बिलो? नहीं सर, 50%। ओके गुंतास, वेरी गुड। आपके पास बुक भी नहीं है, फिर भी आपने बहुत फोकस के साथ सुन लिया, हैट्स ऑफ टू यू। पीयूष, कुछ रहा 50% के आसपास आज का लेक्चर? मंताज, वेदिका? यस ओके, आपको सिर्फ 15 मिनट्स का होमवर्क दे रहा हूं मैं, 15 मिनट्स। जैसे आप अपने फ़ोन में अपनी पुरानी पिक्चर्स ओपन करते हो, उनको देखते हो कि इन पिक्चर्स में उनको देखकर थोड़ा सा एंजॉय करते हो, वैसे ही बेटा आपने रजिस्टर में आज जो भी कुछ लिखा है ना, उसको आपने 15 मिनट्स के लिए सिर्फ और सिर्फ देखना है। मैंने आपको पहले बताया, वी आर नॉट रीडिंग द चैप्टर, वी आर डाइजेस्टिंग द चैप्टर। अगर मैं एग्जाम्पल दूं आपको होमवर्क का, तो बस रजिस्टर ओपन करके ये पिक्चर आपने सामने बना रखी होगी, इसको देख के बस ये ऑब्जर्व कर लेना कि सर ने ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग बताया था। ब्रांच क्या होती है अकाउंटिंग की? 4 तरह की ब्रांच होती है। पहली फाइनेंशियल अकाउंटिंग, जिससे बिजनेस सिर्फ अपना प्रॉफिट लॉस निकालता है। सेकेंड जो ब्रांच होती है वो कॉस्ट अकाउंटिंग होती है, उसमें बिजनेस जो है वो मेनली अपनी वो अकाउंटिंग जो है वो बिजनेस की कॉस्ट को रिड्यूस करने की पे एफर्ट्स करती है, और मेनली वो मैन्युफैक्चरर्स के लिए होती है। ऐसी अगर मैं अकाउंटिंग की बात करूं तो सर ने बताया कि अकाउंटिंग प्रोसेस, अकाउंटिंग रोल्स, अकाउंटिंग के फीचर, अकाउंटिंग के एट्रीब्यूट्स में वो सारे पॉइंट्स आते हैं जो अकाउंटिंग प्रोसेस में आते हैं। क्या क्या? आइडेंटिफिकेशन किस चीज की, बस ऐसे उस होमवर्क को कर लेना 15 मिनट्स बस, राइट। सो योर क्लास इज ओवर नाउ, सी यू टुमारो एट सेम टाइम। तब तक के लिए एंजॉय योर डे।